हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है जितने भी हमारे पास में संसाधन उपलब्ध हैं उन सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सारी जो चीजें हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन बात है। इनमें कॉमन बात यह है कि इन सबको हम लोग काम में लेते हैं। जब भी हम किसी वस्तु को काम में लेते हैं और उसका उपयोग जो है उसे क्या बनाता है, रिसोर्सेज बनाता है। सारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू का मतलब कुछ ना कुछ कीमत होती है। हो सकता है वो कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो या हो सकता है वो किसी और प्रकार से उसकी कोई वैल्यू हो सकता है। जैसे मेटल्स की बात करें तो मेटल्स की हो सकता है कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, लेकिन ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो है हो सकता है उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो। लेकिन दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही ह्यूमंस की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनको पूरा करते हैं। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट पे या किसी भी विचार पे या किसी भी आविष्कार पे आपका पूरा हक होना और एकमात्र आपका ही हक होना, उसे हम लोग पेटेंट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ रिसोर्सेज ऐसे हो सकते हैं जो टाइम के साथ में उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है। जैसे मान लो आपकी ग्रैंडमदर है, वो कोई होम रेमेडीज बनाती है और उनकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उन्हें पेटेंट करवा लिया जाता है और फिर उन्हें एक मेडिकल फर्म के थ्रू बेचा जाता है तो हो सकता है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है। तो ये होती है पेटेंट की वैल्यू। टाइम और टेक्नोलॉजी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। दोनों जो है वो ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स है उससे जुड़े हुए हैं। लोगों की अगर बात करें तो लोग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। लोगों के जो विचार हैं, उनका जो नॉलेज है, उनकी जो आविष्कार है, उनकी जो खोज है, ये सारे जो है हमारे लिए बहुत सारे रिसोर्सेज को पैदा करते हैं। हर एक खोज और आविष्कार ने आगे जाने के बाद में नई खोज और नई आविष्कार को जन्म दिया है। जैसे हमने फायर की डिस्कवरी की तो उसके बाद में कुकिंग की और उसके साथ में अन्य कई चीजों की डिस्कवरी या इन्वेंशन हुई। उसी प्रकार से व्हील का जब इन्वेंशन हुआ तो उसके साथ में एक ट्रांसपोर्ट का नया मॉडल आ गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जब हमने प्रोड्यूस करना सीख लिया तो उसके साथ में हमने एनर्जी को प्रोड्यूस करना भी सीख लिया। अब हम जानेंगे रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में। रिसोर्सेज को हम तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन मेड और तीसरा है ह्यूमन, जो कि खुद भी एक रिसोर्सेज होते हैं। अब एक एक करके इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर उनके डेवलपमेंट और यूज के हिसाब से उनको क्लासिफाई करें तो हम उनको दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेज और पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज वो हैं जिनकी क्वांटिटी के बारे में हमें पता है, जो आज हम लोग वर्तमान में काम ले रहे हैं। जैसे जर्मनी में रूर में कोल के बहुत सारे भंडार हैं और वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा भंडार है। डेक्कन प्लेटो में डार्क सोइल का बहुत बड़ा भंडार है और भी इस तरह के जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा के बारे में हमें अभी पता नहीं है, लेकिन इन्हें अभी हम हाल में प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में ये बहुत बड़ा रोल अदा करें। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उस प्रकार से लगता है कि आने वाले समय में हम बहुत सारे पोटेंशियल रिसोर्सेज देखने वाले हैं। यूरेनियम जो कि लद्दाख में पाया गया है वो एक पोटेंशियल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। हाई स्पीड विंड्स वो भी पोटेंशियल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। इसी प्रकार से ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्सेज का अगर हम लोग डिवीजन करें तो उसको हम लोग कर सकते हैं एबायोटिक और बायोटिक के रूप में। एबायोटिक रिसोर्सेज में नॉन लिविंग आते हैं,
जबकि बायोटिक रिसोर्सेज में लिविंग बींग्स आते हैं। सोइल, रॉक्स और मिनरल्स एबायोटिक रिसोर्सेज हैं, जबकि प्लांट्स और एनिमल्स है वो बायोटिक रिसोर्सेज हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिसोर्सेज जिन्हें हम लोग नेचर से लेते हैं और उनको बहुत अधिक हम लोग मॉडिफाई नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कह सकते हैं। जैसे कि हवा जिसे हम श्वास लेते हैं, वाटर जो कि नदियों में और झीलों में है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी और मिनरल्स, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे लिए नेचर की तरफ से फ्री गिफ्ट है और इन्हें डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं उनमें मिनरल्स, फॉसिल ऑयल्स और सॉइल्स आदि आते हैं। अगले पार्ट में इनको विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिन्हें आसानी से हम लोग रिन्यू कर सकते हैं और पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अनलिमिटेड है और हमारी एक्टिविटीज के द्वारा इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। ये अनलिमिटेड है और हम चाहे कितना भी यूज करें लेकिन ये हमें अनंत मात्रा में मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर इन रिसोर्सेज का हम केयरलेस यूज करेंगे, जैसे वाटर, सोइल या फॉरेस्ट, तो क्या होगा, इन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है। वाटर लगता है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन समय के साथ साथ में इसकी कमी का सामना हमें करना पड़ रहा है। अब जानेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो है जिनका हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। अगर एक बार ये खत्म हो गए तो दोबारा इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें हजारों साल लग सकते हैं। इसलिए ये जो पीरियड है ये हमारे लिए बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे जीवन में हमें इन्हें बहुत सोच समझ के काम में लेना पड़ेगा। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। इसका मतलब किस तरह की जमीन है, किस तरह का इलाका है, क्लाइमेट किस तरह का वातावरण है, माहौल है, एल्टीट्यूड किस तरह की उस स्पेसिफिक एरिया में हाइट है। ये सारी चीजें जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है। इन सब के कारण से ही आप देख सकते हैं किसी जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अधिक मात्रा में है और किसी जगह पे बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। अब पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। कई बार क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंसेज जो होते हैं उन्हें भी रिसोर्सेज बना लिया जाता है जब उनका जो वास्तविक स्वरूप है उसे बदल दिया जाता है। आयरन ओर ने तब तक एक रिसोर्स का काम नहीं किया जब तक लोगों ने ये नहीं सीख लिया कि इससे आयरन कैसे निकालते हैं। लोगों ने नेचुरल तरीके से बिल्डिंग बनाए, ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, मशीनरी बनाई, व्हीकल्स बनाए। ये सारे जो है ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। लोग जो है किसी भी रिसोर्सेज का बेस्ट प्रयोग कर सकते हैं जब उनके पास नॉलेज हो, स्किल हो, टेक्नोलॉजी हो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए सबसे जो खास रिसोर्सेज है उनमें सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंस दी जाए तो वो ह्यूमंस को दी जाती है। इसीलिए लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो लोगों की सहायता करता है एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज उन्हें बनाने में। लोगों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए समय समय पे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं ताकि वो और भी अधिक वैल्यूएबल रिसोर्सेज के रूप में जाने जा सके और मानव जाति के लिए काम आ सके। अब इन रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व करना है
वो भी जानना हमारे लिए बहुत अधिक जरूरी है। रिसोर्सेज को हमें बहुत ही केयरफुली काम में लेना होगा और हमें ये भी सोचना होगा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन रिसोर्सेज को हमें बचा के रखना है और हमें इतना समय इन्हें अवश्य देना चाहिए कि वापस रिन्यू हो सके। हमारी आवश्यकता को हमें बैलेंस में रखना होगा और भविष्य की जो यूज है उसके लिए भी हमें इन रिसोर्सेज को बचा के रखना होगा। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें हम हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं और आने वाले भविष्य के मानव की आवश्यकताओं के बारे में भी ख्याल रखते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति अगर कंट्रीब्यूट करे कंजप्शन को कम करके, रिसाइकल करके या प्रोडक्ट्स को रीयूज करके, तो हम इन चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। अल्टीमेटली हम सब लोग मिलकर अगर ये प्रयास करें तो बहुत सारे रिसोर्सेज को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। हमारे प्लेनेट का जो फ्यूचर है वो इसमें रहने वाले लोगों पे डिपेंड करता है और वो किस तरह से रिसोर्सेज को सपोर्ट करते हैं, यूज करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, इस बात पे निर्भर करता है। इसलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है कि सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम सस्टेन करके रखें और हमारी पृथ्वी की जो डाइवर्सिटी है उसे हम बना के रखें और हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको कम से कम हम डैमेज करें। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पहला है, हमें जीवन के जितने भी फॉर्म्स हैं उन सब का रेस्पेक्ट और उनको केयर करना चाहिए। दूसरा है, हमारी ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है, अर्थ की वाइटलिटी और डाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। चौथा है, नेचुरल रिसोर्सेज को जो कमी आ रही है उसको हमें कम से कम करना चाहिए, इसका मतलब उन्हें बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है, एनवायरनमेंट के प्रति हमारा जो नजरिया है और हमारा जो इस्तेमाल करने का तरीका है उसको बदलना चाहिए। और लास्ट है, सभी लोगों को इस तरह से सक्षम और योग्य बनाना चाहिए कि वो अपने एनवायरनमेंट का पूरी तरह से ध्यान रखें। 8th क्लास एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। दोस्तों ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट और जितनी भी बातें हैं वो आप आसानी से समझ पाएंगे। सामने दिए गए चित्र में आपको दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जो पहली लड़की है वो अफ्रीका के छोटे से गांव तंजानिया में रहती है और इसका नाम माम्बा है। माम्बा जो है वो बहुत जल्दी सुबह उठती है, पानी लेके आती है। पानी लाने के लिए उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। इसके बाद में वो अपनी मदर की घर के कामों में सहायता करती है और उसका भाई जो है वो भी उनके जानवरों की देखभाल करता है। उसका सारा परिवार जो है यहाँ पे छोटी सी झोपड़ी में रहता है। माम्बा के जो फादर हैं वो मुश्किल से ही थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते हैं और ये जो है उसके पूरे परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। दूसरी इमेज में जो आपको बच्चा दिखाई दे रहा है उसका नाम पीटर है। वो न्यूजीलैंड का जो एक बहुत बड़ा शहर है वहां पे रहता है और उसका जो परिवार है वो एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री को चलाते हैं। रोज ये बच्चा स्कूल से घर लौटता है और पीटर देखता है कि उसके अंकल जो है वो उनके जानवरों की देखभाल करते हैं। उनका शिपयार्ड जो है वो बहुत बड़े मैदान में है और वो नई नई टेक्नोलॉजी का इनके लिए यूज करते हैं। पीटर की फैमिली जो है वो वेजिटेबल्स भी उगाती है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये दो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं और उनके जीवन में पूरी तरह से बहुत ज्यादा अंतर है। माम्बा और पीटर जो है वो दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते हैं और अलग अलग प्रकार का जीवन जीते हैं और ये जो उनके लाइफ स्टाइल के बीच में जो डिफरेंस है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो उनके यहाँ पाई जाने वाली लैंड, सोइल,
वाटर और नेचुरल वेजिटेशन के साथ साथ में एनिमल्स और टेक्नोलॉजी का किस तरह से वो लोग यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि लोग जो एक दूसरे से अलग जीवन यापन करते हैं उसका मुख्य कारण जो होता है वो जिस जगह पे वो लोग रहते हैं वही होता है। तो चलो करते हैं इस चैप्टर की मुख्य बातों को शुरुआत। सबसे पहले पढ़ेंगे लैंड के बारे में। लैंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। हमारी जो पृथ्वी का जो सरफेस है उसका लगभग 30% हिस्सा जो है वो लैंड से कवर्ड है, और जितना ये 30% हिस्सा है उनमें से सारा जो हिस्सा है वो हैबिटेबल नहीं है। इसका मतलब हम वहां पे रह नहीं सकते हैं। इसी कारण से आप देख सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग कोनों में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान पाया जाता है, और उसका मुख्य जो कारण है वो वहां की लैंड और क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप देख सकते हैं रग्ड टोपोग्राफी। रग्ड टोपोग्राफी का मतलब होता है उबड़ खाबड़ जमीन और माहौल, स्टीप स्लोप्स ढलान वाले इलाके, माउंटेन्स, लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, ऐसे क्षेत्र जहां पे पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, या फिर डेजर्ट एरियाज, या फिर घने जंगल वाले एरिया, ऐसे इलाकों में लोग बहुत कम रहना पसंद करते हैं। लेकिन प्लेन्स और रिवर वैलीज जो है जो कि सुटेबल होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, वहां पे लोग जो है ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इसलिए ये जो एरियाज हैं वहां पे दुनिया की बहुत अधिक जनसंख्या रहती है। लैंड का यूज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लैंड का कई कामों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, हाउसेस को बनाने के लिए, रोड्स और कई प्रकार की इंडस्ट्रीज को सेटल करने के लिए, और इसी को हम लोग लैंड यूज कहते हैं। और जमीन का किस प्रकार से उपयोग लेना है उसके लिए वहां के फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, मिनरल्स और पानी की वहां कितनी अवेलेबिलिटी है, इन सब चीजों को देखना पड़ता है। ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी जमीन को यूज करने के लिए। लैंड को हम एक अलग तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो अलग तरीका है उस जमीन पे किसका नियंत्रण है, और उसके हिसाब से हम जमीन को बांट सकते हैं प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड के अंदर। प्राइवेट लैंड जो होती है वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जबकि कम्युनिटी लैंड है उसमें कॉमन लोगों के द्वारा उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पे फोडर को कलेक्ट करना, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स आदि प्राप्त की जा सकती है। और इसी कारण से ये जो कम्युनिटी लैंड है इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहा जाता है। लोग और उनकी जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन लैंड जो है वो काफी लिमिटेड है, और इस लैंड की क्वालिटी एक जगह से दूसरी जगह की अगर हम तुलना करें तो वो भी काफी अलग है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे लैंड को इंक्रोच कर रहे हैं। इंक्रोच का मतलब अतिक्रमण करते जा रहे हैं, उसको हथियाते जा रहे हैं, और वो बिल्डिंग बना रहे हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, और धीरे धीरे जितने भी अर्बन एरियाज हैं वो भी एग्रीकल्चरल लैंड को भी बढ़ाते जा रहे हैं। आज लैंड का जिस प्रकार से यूज किया जाता है उसी के कारण से हमारी सोसाइटी में भी बहुत अधिक बदलाव देखने को मिलता है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सोइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये कुछ मेजर थ्रेट्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को देखने को मिलती है। और इनका कारण क्या है? इनका कारण है एग्रीकल्चर का विस्तार होना, और उसी के साथ साथ में ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उनका विस्तार होना। ये बहुत ही चिंता करने वाला विषय है। सामने दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुराने समय से आज के समय में बदलाव आ रहा है। पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि घर बहुत कम है और खेती बाड़ी और जंगल जो है वो काफी है।
दूसरे डायग्राम में आप देखते हैं कि घरों की संख्या और बिजली के तार वगैरह ये सब बढ़ते जा रहे हैं। तीसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि खेती बाड़ी के लिए बहुत कम जगह बची है और बिल्डिंग और सिटी कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। और अंतिम डायग्राम में आप देखेंगे कि नाम मात्र के लिए ग्रीनरी यहाँ बची है और केवल सिटी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही हमें दिखाई दे रही है। यही नजारा हमें हमारे आसपास आजकल देखने को मिलता है और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है, इसलिए फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे इनकी डिमांड्स के कारण से खत्म होते जा रहे हैं। और जितनी ये उपयोगी जमीन है, यहाँ पे एक वर्ड काम में लिया गया है एरेबल लैंड। एरेबल लैंड का मतलब कृषि करने योग्य जो जमीन है वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे भी खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए आज के समय में हम लोग अगर बात करें तो ये जो लैंड का डिग्रेडेशन है, लैंड का जो लेवल और स्टैंडर्ड और नेचुरल रिसोर्सेज जो कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, उन्हें चेक करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, ये जो सारी चीजें हैं, और इसी के साथ साथ में ओवर ग्रेजिंग की मतलब जानवरों के द्वारा बहुत अधिक घास को चर लेना, इन सब चीजों को हमें कंट्रोल करना होगा। अगर ये सब हम लोग कर पाते हैं तो आसानी से जो है हम हमारे लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स काम में आए हैं आपके सामने। पहला वर्ड है एफोरेस्टेशन। इसका मतलब है हमें पेड़ पौधे ज्यादा लगाने पड़ेंगे और उसी के साथ साथ में हमें जंगल जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। और उसी के पास में आपको एक वर्ड दिया गया है रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का है कि मतलब हमारी जो जमीन अपने नेचुरल रिसोर्सेज होती जा रही है, उसे हमें वो नेचुरल रिसोर्सेज वापस लौटाने होंगे। और इसी के साथ साथ में केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो है उनके यूज को लिमिटेड मात्रा में करना होगा। सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो अर्थ के ऊपर थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की, जो लगभग पूरे सरफेस को कवर कर लेती है, उसे सॉइल कहा जाता है। ये जो हमारी जमीन है उससे काफी अधिक जुड़ी हुई होती है। एक लैंड फॉर्म्स जो है वो अलग अलग प्रकार की सॉइल को डिटरमाइन करती है। सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक्स होते हैं, उनसे बनी हुई होती है। और ये सब वेदरिंग के थ्रू ही बनती है। सही मात्रा में मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर अगर मिल जाते हैं तो ये सॉइल को बहुत अधिक फर्टाइल बना देते हैं। यहाँ पे एक वर्ड काम में लिया गया है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब आपको बताना चाहूंगा। वेदरिंग का मतलब है टूट जाना। किस चीज का? पुराने जो रॉक्स हैं, जो कि बहुत अधिक टेम्परेचर में बदलाव, फ्रोस्ट एक्शन, प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटी को देखते हैं तो धीरे धीरे ये जो पत्थर है ये टूट के मिट्टी में बदल जाते हैं। उसको हम लोग वेदरिंग कहते हैं। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स जो है उसको आसानी से हम लोग समझा सकते हैं कि इसमें रॉक्स जो है वो बहुत अधिक मात्रा में मूवमेंट करते हैं या उनके टुकड़े जो हैं वो सीधे ढलान में नीचे आ जाते हैं। और ये अक्सर अर्थक्वेक, फ्लड्स और वोल्केनोज के साथ में देखने को मिलते हैं। लंबे समय तक बारिश के होने के बाद में भी लैंडस्लाइड देखने को मिल सकती है, जो नदी के पानी या उसके बहाव को कुछ समय के लिए रोक सकती है। और इस तरह के नदी के रास्ते में जो ब्लॉक्स अगर बन जाते हैं तो आसपास के रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है। हिली एरियाज की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे लैंडस्लाइड्स का होना बहुत ही कॉमन है और अक्सर उन लोगों के जीवन में ये तबाही लाते ही रहते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, बाकी फैक्टर्स जैसे कि टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल और सॉइल को कंपोजिशन में जितना टाइम लगा है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं सोइल की प्रोफाइल को। सोइल की प्रोफाइल में यहाँ पे 4 लेयर दी गई है। टॉप सोइल जो होती है उसमें ह्यूमस होती है और उसमें वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। उससे नीचे वाली जो परत है उसे सब सोइल कहा जाता है, उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होती है। तीसरी जो परत होती है उसमें वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है और नीचे सबसे जो परत होती है उसे पेरेंट रॉक कहा जाता है। पास में बने जो डायग्राम है उसमें फैक्टर्स को समझ सकते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टाइम और क्लाइमेट। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सोइल के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। पेरेंट रॉक जो है उसके बारे में यहाँ कहना चाहूंगा। पेरेंट रॉक जो होती है वो सोइल के कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल और उसमें किस तरह के कंटेंट हैं और उसकी परमिएबिलिटी, उन सब चीजों को डिसाइड करती है। रिलीफ का यहाँ पे मतलब है एल्टीट्यूड और स्लोप। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई और स्लोप का मतलब ढलान। ये डिसाइड करते हैं कि सोइल में कितना एक्यूमुलेशन होगा। फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सोइल में ह्यूमस फॉर्मेशन को डिसाइड करते हैं। क्लाइमेट जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ये जो सारी चीजें हैं ये वेदरिंग को और ह्यूमस फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। और टाइम, टाइम का मतलब है टाइम जो है वो सोइल की थिकनेस को डिसाइड करता है। डिग्रेडेशन ऑफ सोइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सोइल इरेजन और डिप्लेशन जो है वो दो मुख्य चीजें हैं, वो हमारे रिसोर्सेज को एक बहुत बड़ा खतरा है। ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स ये दोनों क्या हैं, सोइल के डिग्रेडेशन के कारक हैं। ऐसे फैक्टर्स जो सोइल डिग्रेडेशन को लीड करते हैं वो है डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड, रेन वॉश या लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सोइल को डिग्रेड करते हैं। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो सोइल को कंजर्व करने के लिए उपयोग लिए जाते हैं। पहला है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब है प्लांट्स के बीच में जो खाली ग्राउंड होता है उसके ऊपर एक ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि स्ट्रो, उसकी लेयर तैयार की जाती है ताकि ये क्या करती है, सोइल का जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करने में हेल्प करती है। कॉन्टोर बैरियर्स, स्टोन, ग्रास, सोइल, ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्टोर्स के पास में बैरियर्स बनाने के लिए। और इन बैरियर्स के पास में ट्रेंचेज यानी कुछ खाइयां बनाई जाती है ताकि वहां पानी इकट्ठा हो सके। रॉक डैम, रॉक्स को एक दूसरे पर पाइल अप किया जाता है ताकि पानी का जो बहाव है उसे रोका जा सके। इसके कारण से गलीज और जो सोइल लॉस है उसे रोका जा सकता है। गलीज का मतलब है यहाँ पे नालियों से। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग जैसे कि पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें स्लोप वाली जो जगह होती है वहां पे टेरेस बनाए जाते हैं ताकि पानी का बहाव अधिक नहीं हो और मिट्टी का बहाव भी अधिक नहीं हो और कुछ खेती वहां पे की जा सके। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि अलग अलग जो फसलें होती है वो समय समय पे उगाई जाती है ताकि मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बरकरार रखा जा सके और अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिट्टी के अंदर वापस लौट जाएं। कॉन्टोर प्लोइंग, कॉन्टोर्स के पास में पैरेलली एक प्लोइंग की जाती है, उसे कंटोर प्लेइंग कहा जाता है। उसमें क्या होता है, एक नेचुरल बैरियर बनाया जाता है और इस नेचुरल बैरियर के पास से पानी जो है वो आसानी से बह के चला जाता है। शेल्टर बेल्ट्स, कोस्टल और ड्राई रीजन्स में क्या होता है, ट्रीज की एक श्रृंखला लगाई जाती है जो विंड मूवमेंट्स को चेक करते हैं और सोइल कवर को बचाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी लेंगे, हम 2 ट्रेज लेंगे ए और बी, उसमें 6 होल्स बनाएंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ सॉइल जो है उनमें लगा देंगे, लेकिन एक जो ट्रे है उसमें हम लोग छोटे छोटे कुछ पौधे लगा देंगे और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रेज से पानी को पास आउट करने का प्रयास करेंगे। नीचे एक बर्तन रख देंगे और उस बर्तन में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से
ए और बी जो ट्रे है उनमें अलग अलग प्रकार से पानी के साथ में मिट्टी आ रही है। यहाँ पे आप आसानी से समझ पाएंगे कि जहां पे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं वहां पे मिट्टी का बहाव थोड़ा कम होगा, तो पेड़ पौधे जो हैं वो मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। वाटर वाटर जो है हमारे लिए बहुत ही वाइटल रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इस अर्थ का 3/4 एरिया जो है वो वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसे वाटर प्लेनेट कहा जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारी जो लाइफ है लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई थी, और आज भी ओशियंस है वो 2/3 वाटर को कवर किए हुए हैं। और इसी के साथ साथ में ये बहुत सारी वैरायटी प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं। ओशन वाटर हालांकि नमक से भरा हुआ होता है और इसे ह्यूमंस यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं फ्रेश वाटर की बात करूं तो ये केवल 2.7% है, और 70% इसका भी आइस शीट्स और ग्लेशियर्स जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में है उनमें है। इसलिए उस पानी को हमारे लिए इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है। केवल 1% फ्रेश वाटर है वो हमारे लिए उपलब्ध है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ये ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर जो कि रिवर और लेक्स में है, और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है उसमें पाया जाता है। इसीलिए फ्रेश वाटर जो है इस दुनिया का सबसे प्रीशियस सब्सटेंस है। वाटर को पृथ्वी में ना ही जोड़ा जा सकता है ना ही इसे घटाया जा सकता है। इसकी वॉल्यूम जो है वो इसी प्रकार से हमेशा रहने वाली है। पानी हमेशा इसी प्रकार से ओशियंस, एयर, लैंड और वापस इसी प्रकार से वो घूमता रहेगा। जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ के कारण से ये पानी जो है ऊपर से नीचे इसी प्रकार से घूमता रहता है, और इसी को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। ह्यूमंस जो है वो पानी को पीने के अलावा और भी बहुत सारे कामों में प्रयोग करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, डैम्स आदि से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, और भी बहुत सारे उपयोग पानी के होते हैं। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, भोजन की डिमांड बढ़ती जा रही है, और कैश क्रॉप्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। शहरीकरण धीरे धीरे और अधिक होता जा रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता जा रहा है। इसी कारण से जो फ्रेश वाटर है उसकी सप्लाई धीरे धीरे कम होती जा रही है, और हम लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। सामने दी गई टेबल में आप देख सकते हैं कि एक एवरेज अर्बन इंडियन है वो लगभग 150 लीटर्स वाटर जो है रोज यूज करता है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में आज पानी की कमी है। अफ्रीका के अधिकतम इलाके, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका के कुछ भाग, पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इलाके जो हैं वहां पानी की सप्लाई की बहुत अधिक कमी है। और ऐसे कंट्रीज जो क्लाइमेटिक जोन्स में रहते हैं उनमें तो बहुत ही अधिक पानी की कमी है, उन्हें अकाल का सामना भी करना पड़ता है। और ये वाटर शॉर्टेज जो है वो हमारे ईयरली होने वाली वर्षा और पानी की जो कमी है, और इसी के साथ साथ में हमारा लैंड वाटर जो है उसका अत्यधिक एक्सप्लॉयटेशन जो है उनके कारण से होती है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, आज दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि सब लोगों को साफ और स्वच्छ पानी जो है वो मिल सके, और इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। हालांकि वाटर जो है वो रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन इसका ओवर यूज और पोल्यूशन के कारण इसे गंदा कर दिया गया है। अत्यधिक गंदगी, एग्रीकल्चर केमिकल्स और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के कारण से हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो कंटेमिनेट यानी पोल्यूट हो जाती है, और ये पोल्यूटेड वाटर है उसमें नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं, और ये जो केमिकल्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और ये ह्यूमन बॉडीज में पानी के थ्रू जाते हैं, और ये बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को देते हैं।
इस वाटर पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कुछ एफ्लुएंट्स जो कि वाटर बॉडीज में डाले जाते हैं उनको पहले ट्रीट करके। फॉरेस्ट और जो दूसरे वेजिटेशन कवर हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और उसी कारण से अंडरग्राउंड जो वाटर है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक दूसरा तरीका हो सकता है बहते हुए पानी को रोकने का। कैनाल्स जो हैं उन्हें यूज किया जा सकता है इरिगेशन के लिए, लेकिन कैनाल्स को यूज करने के दौरान हमें जो वाटर सीपेज है उनका बहुत अधिक ध्यान रखना होगा ताकि कम से कम पानी वेस्ट हो। सिंचाई के दौरान स्प्रिंकलर्स का प्रयोग किया जा सकता है जिनसे कम पानी उपयोग में आता है। और ड्राई रीजन्स जहाँ पे एवोपरेशन बहुत ज्यादा होता है वहां पे ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन जो है उसे उपयोग में लिया जा सकता है। ये जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है इस प्रकार से हम इसको बचा के रख सकते हैं ताकि हमें आने वाले समय में पानी की कमी से जूझना नहीं पड़े। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कुछ स्कूल के बच्चे जो थे वो एक एग्जीबिशन को विजिट कर रहे थे जिसमें हैंडीक्राफ्ट था। उसमें आर्टिकल्स जो थे वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाए गए थे। मोना ने बैग को उठाया और एक्सक्लेम किया, ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडबैग है और ये जूट से बना हुआ है। टीचर ने कहा, क्या आप उन बास्केट्स, लैंप शेड्स और चेयर्स को देखते हो? ये सारे भी केन्स और बैम्बू से बने हुए हैं। हमारे ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स जो इंडिया के हैं वहां पे बैम्बू जो है वो काफी अधिक मात्रा में होता है। जैसी जो थी वो बहुत ही एक्साइटेड थी एक सिल्क स्कार्फ को देख के। उसने कहा, देखो कितना ब्यूटीफुल स्कार्फ है। टीचर ने एक्सप्लेन किया कि ये जो सिल्क है ये सिल्क वॉर्म से प्राप्त हुआ है जो कि मलबरी ट्रीज पे पनपते हैं। अब बच्चे जो हैं वो अलग अलग प्लांट्स और उनकी इम्पोर्टेंस को समझ गए और वो ये भी समझ गए कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे डेली लाइफ में बहुत अधिक यूज किए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का एक कॉमन जोन है जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है, वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। बायोस्फीयर में लिविंग थिंग्स जो है वो इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए। इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स हमें टिम्बर, हमारे जानवरों को शेल्टर और ऑक्सीजन जिसे हम ब्रीथ करते हैं वो सारे देते हैं। और इसी के साथ साथ में प्लांट जो है वो सोइल को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे लिए क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और हमारे लिए शेल्टर बेल्ट का काम भी करते हैं। और ये अंडरग्राउंड में वाटर को स्टोर करते हैं ताकि हमें फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन, ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स आदि सब मिल सकें। प्लांट्स के बहुत अधिक यूजेज हैं जो हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, उसी के साथ साथ में एक्वेटिक लाइफ यानी पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो सब आते हैं। वो हमें मिल्क, मीट, हाइड का मतलब स्किन या उनकी लेदर और वूल, ये सारे हमें चीजें प्रदान करते हैं। इंसेक्ट जैसे कि बीज हमें हनी देते हैं और हेल्प करते हैं फ्लावर की पोलिनेशन में और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का। बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और ये भी डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। वल्चर्स की एबिलिटी है कि वो डेड लाइव स्टॉक को खाते हैं, तो ये स्कैवेंजर्स का काम हमारे लिए करते हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत अधिक क्लीन करते हैं। चाहे एनिमल्स बड़े हो या छोटे हो, वो हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। मुख्य जो दुनिया के वेजिटेशन टाइप्स हैं उनमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा हैं। हैवी रेनफॉल वाले जो इलाके हैं उनमें बड़े बड़े ट्रीज लगते हैं, इसीलिए फॉरेस्ट जो है उन इलाकों में अत्यधिक बारिश देखने को मिलती है।
और जैसे जैसे मॉइस्चर डिक्रीज होता है, ट्रीज की साइज घट जाती है और उनकी डेंसिटी भी घट जाती है। शॉर्ट और स्टंटेड जो ट्रीज हैं और ग्रासेज हैं वो मॉडरेट रेनफॉल वाले इलाकों में देखने को मिलती है। कांटेदार झाड़ियां और कटीले छोटे मोटे पेड़ पौधे जो हैं वो हमें कम बारिश वाले इलाकों में देखने को मिलते हैं। ऐसे एरियाज में प्लांट्स जो है उनकी जड़ें गहरी होती है और उनमें कांटे या वैक्सी सरफेस होता है जिसमें मॉइस्चर को रिटेन करने की पावर होती है। और टुंड्रा वेजिटेशन जो होती है उसमें मॉसेज और लाइचेंस भी देखने को मिलते हैं। अगर हम 2 सेंचुरीज पहले की बात करें तो आज दुनिया की आबादी जो है तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक बढ़ चुकी है और इन सब लोगों को खाना देने के लिए हमें बहुत अधिक फॉरेस्ट को काटना पड़ा है, बहुत अधिक फसलें उगानी पड़ी है। इसलिए दुनिया के अधिकतम जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए इस समय की अर्जेंट नीड है कि हम इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज को बचा के रखें। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट हमारे लिए कीमती संसाधन है। प्लांट्स हमारे एनिमल्स को शेल्टर देते हैं और इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। क्लाइमेट में बदलाव और मानव के द्वारा दखलंदाजी के कारण से प्लांट्स और एनिमल्स की नेचुरल हैबिटेट जो है उसका लॉस होता जा रहा है। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो खतरे में है या वो लगभग समाप्त हो चुकी है। डिफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स और ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो धीरे धीरे इन रिसोर्सेज को एक्सटिंक्ट यानी खत्म और समाप्ति की तरफ लेके जा रहे हैं। और एक मुख्य जो ध्यान देने योग्य मुद्दा है वो है पोचिंग। पोचिंग का मतलब जानवरों को शिकार करना। इसके कारण से भी कुछ प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। एनिमल्स को शिकार कर लिया जाता है उनके इलीगल ट्रेड, उनकी हाइड स्किन के लिए, नेल्स के लिए, टीथ के लिए, हॉर्न्स के लिए, साथ ही साथ उनके फीदर्स के लिए। कुछ एनिमल्स जैसे कि टाइगर, लोयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच और पीकॉक, ये सारे ऐसे जानवर हैं जिनको इन चीजों के लिए टारगेट किया जाता है। इन्हें हम लोगों में जागरूकता बढ़ाकर बचा सकते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं वो इनको बचाने के लिए बनाए गए हैं। क्रीक्स, लेक्स और वेटलैंड जो है उनको कंजर्व करके हम इन प्रीशियस रिसोर्सेज को बचा सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि इनमें से एक भी प्रजाति अगर खत्म होती है तो हमारे एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो गड़बड़ाता है। दुनिया के अलग अलग कोनों में ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी नेचुरल हैबिटेट जो है वो प्रभावित हुई है। अत्यधिक मात्रा में जानवरों, पक्षियों को मारने के कारण से बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो लगभग समाप्ति के कगार पे खड़े हैं। हमें कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में चलाने होंगे। स्कूल के बच्चों को इन चीजों के लिए उत्साहित करना होगा और नेचुरल कैंप हमें आयोजित करने होंगे। वहां पे इस नेचुरल हैबिटेट की प्रशंसा करनी होगी, अलग अलग प्रजातियां उन बच्चों को दिखाने होगी ताकि आने वाले समय में ये बच्चे जो हैं वो बर्ड्स और एनिमल्स को नहीं मारे और उनके शिकार को रोक सकें। हमारे इंडिया में लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और पिकॉक जो है उनको मारना इलीगल है, फिर भी ये सारे जीव जंतु खतरे में हैं। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स जो है उसे एस्टेब्लिश किया गया है। उसमें कई एनिमल्स और बर्ड्स की जो स्पीसीज हैं उनके व्यापार पे प्रोहिबिशन यानी रोक लगा दी गई है। सभी प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना हर एक नागरिक की एथिकल ड्यूटी है। फॉरेस्ट फायर भी इन दिनों में एक बहुत बड़ा कारण है हमारे नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब करने का। आप देख सकते हैं फॉरेस्ट फायर के अंदर
बहुत अधिक मात्रा में जानवर और पेड़ों का नुकसान हमें देखने को मिलता है। और फॉरेस्ट फायर जो है वो किसी भी कारण से हो सकती है। जैसा कि आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख पा रहे हैं, उसमें जो है बहुत अलग अलग कारण बताए गए हैं जिसके कारण से फॉरेस्ट फायर में बहुत अधिक नुकसान देखने को मिलता है। फॉरेस्ट फायर के कारण से पूरे क्षेत्र की फौना और फ्लोरा को नुकसान पहुंचता है और इसके 3 मुख्य कारण हैं। नेचुरल फायर जो कि लाइटनिंग से होती है, या फिर लोगों की लापरवाही के कारण से जो जंगल की तरफ आग जलाई जाती है उसके कारण से, या फिर हम कह सकते हैं कि जानबूझ के लोकल इनहेबिटेंट्स जो है या शैतान तत्व जो है उनके कारण लगाई गई आग। हम इसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? हमें लोगों में एजुकेशन बढ़ानी होगी। हमें उन लोगों को पेड़ों की और इन जंगलों के महत्व को बताना होगा ताकि वो इन चीजों से दूर रहें और इन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। 8th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और उनका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और उसी के साथ साथ में ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें पावर मिलता है और उनकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, किरी नाम की एक लड़की है, वो अपने दोस्त सुकांत के यहाँ पे घूमने के लिए जाती है जो कि धनबाद में रहता है। किरी ये देख के बहुत ही आश्चर्यचकित होती है कि यहाँ पे चारों तरफ जो एरिया है वो पूरी तरह से ब्लैक और डस्टी है। वह अपने दोस्त सुकांत से पूछती है कि ऐसा क्यों है। सुकांत उसे बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ कोल माइंस है। कोल माइंस का मतलब कोयले की माइंस है। वो उसे बताता है कि क्या आपको ये सामने ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रक्स जो है ये पूरी तरह से मिनरल कोर से भरे हुए हैं। अब यहाँ पे किरी जो है वो बड़ी ही आश्चर्यचकित हो जाती है। वो उससे पूछती है कि मिनरल्स क्या होते हैं। सुकांत उसे जवाब देता है, क्या आपने किसी बेकर को कभी बिस्किट बेकिंग करते हुए देखा है? वो क्या करेगा, फ्लोर, मिल्क, शुगर और कई बार एग्स, इन सब को मिला के एक मिक्सचर तैयार करता है और इसे बेक करके वो बिस्किट बना लेता है। लेकिन बिस्किट बनाने के बाद में क्या हम इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हमने बिस्किट बनाया है उनको अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो इसके अंदर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि एकदम मिक्स्ड फॉर्म में रहते हैं, उनको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। जिस तरह से बिस्किट में ये सारी चीजें मिक्स होती है, उसी प्रकार से हमारा जो मिनरल्स है उसमें भी बहुत सारे मटेरियल्स मिक्स होते हैं। ये जो हमारे मिनरल्स हैं वो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, और मैक्सिमम ये जो है वो रॉकी क्रस्ट का मतलब एक ऐसा पथरीला इलाका जहां पे बहुत ज्यादा पत्थर होते हैं। हमारी अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट है वहां पे ये हमें देखने को मिलते हैं। मिनरल की दोबारा यहाँ पे डेफिनेशन आपको बताई जा रही है। वास्तव में मिनरल क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है, उसे मिनरल कहा जाता है। मिनरल्स जो है वो सब जगह पे बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे कोई मिनरल ज्यादा है, कहीं पे कोई मिनरल कम है। लेकिन ये अलग बात है कि विशेष प्रकार के एरियाज है या रॉक फॉर्मेशंस है, वहां पे इनकी कंसंट्रेशन या मात्रा ज्यादा होती है। कुछ मिनरल्स कुछ एरियाज में पाए जाते हैं और कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं वो ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहां पे आसानी से हम लोग उन्हें असेस नहीं कर सकते। असेस का मतलब वहां तक पहुंच नहीं सकते या वहां उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे कौन से मिनरल्स हैं और ऐसे कौन से एरियाज हैं? वो जो एरियाज हैं वो है हमारे आर्कटिक ओशियन का बेड, नीचे का हिस्सा, और एंटार्क्टिका। वहां हम पहुंच के आसानी से मिनरल को ले नहीं सकते। मिनरल्स जो है वो अलग अलग प्रकार के जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट और अलग अलग कंडीशंस में हमें मिलते हैं। वो जो है एक नेचुरल प्रोसेस से तैयार होते हैं।
जिसमें ह्यूमन का किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होता। इसका मतलब मिनरल्स अपने आप तैयार होते हैं, मिनरल्स मानव के द्वारा तैयार नहीं किए जाते हैं। उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उनका कलर हो सकता है, उनकी डेंसिटी हो सकती है, उनकी हार्डनेस हो सकती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि सोल्युबिलिटी, इसका मतलब कौन वाटर में सोल्यूबल है या कौन सा नहीं है। तो ये जो सारी क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज है, उसके हिसाब से हम लोग मिनरल्स को आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। अब मिनरल्स के टाइप्स को हम लोग जानने वाले हैं। हमारे यहाँ पे लगभग 3000 अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं और उनकी कंपोजिशंस के हिसाब से अगर हम उनको क्लासिफाई करें तो उनको दो ग्रुप्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है मेटेलिक और दूसरा है नॉन मेटेलिक। और मेटेलिक को भी हम दो सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस जैसा कि आपको पता है आयरन को कहा जाता है, तो ऐसे मेटेलिक मिनरल्स जिनमें आयरन मिला होता है उन्हें फेरस कहा जाता है, और ऐसे मेटेलिक मिनरल्स जिनमें आयरन नहीं होता है उन्हें नॉन फेरस कहते हैं। चलिए इनके बारे में और पढ़ते हैं। मेटेलिक मिनरल्स जो है उनमें कच्चा मेटल मिला हुआ होता है। मेटल्स वास्तव में हार्ड सब्सटेंसेज होते हैं जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेसिटी होती है और उनमें लस्टर या शाइनिंग होती है, मतलब वो चमकते हैं। जैसे आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज हो गया, ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। मेटेलिक मिनरल्स जैसा कि मैंने आपको बताया फेरस और नॉन फेरस हो सकते हैं। फेरस मिनरल्स जैसे कि आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट्स, ये आयरन को कंटेन करते हैं। लेकिन नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं उनमें आयरन नहीं होता है, उनमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड ये कुछ हो सकते हैं। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स हम लोग देखते हैं, इनमें मेटल्स नहीं होते हैं, जैसे लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, वो हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल है। कुछ मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, वो भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स के हमारे एग्जाम्पल है। क्या आपको पता है एक जो रॉक होती है उसमें एक से अधिक मिनरल्स देखने को मिलते हैं, और ये जो रॉक जिससे हम लोग मिनरल्स निकालते हैं उसे हम लोग ओर्स कहते हैं। आपने सुना होगा आयरन ओर। आयरन ओर का मतलब है एक ऐसा रॉक का टुकड़ा जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो या जिससे हम लोग आयरन निकाल सकते हैं। लगभग 2800 टाइप के मिनरल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, लेकिन और जो है और मिनरल्स है वो केवल 100 टाइप्स के हैं। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना यानी निकालना के लिए कई तरीके काम में आते हैं, जैसे कि माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माइनिंग क्या है। माइनिंग का मतलब है हमारी अर्थ का जो सरफेस है उसके अंदर कुछ रॉक्स हैं जिनमें मिनरल्स होते हैं, उनको निकालने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइनिंग। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कम गहराई पे, शैलो डेप्थ, कम गहराई पे हमें देखने को मिलते हैं और जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसे ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। लेकिन डीप बोर्स, बोर्स का मतलब गहरे खड्डे, गहरे खड्डे हैं उन्हें शाफ्ट्स कहा जाता है। ये बनाए जाते हैं ताकि जमीन की गहराई में जो मिनरल्स हैं उनको निकाला जा सके, और इसीलिए इसे शाफ्ट माइनिंग कहा जाता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो अर्थ सरफेस के बहुत नीचे होते हैं, उनके लिए बहुत गहरे खड्डे बनाए जाते हैं, बोरिंग की जाती है, इसीलिए उस प्रोसेस को हम लोग ड्रिलिंग भी कहते हैं। ड्रिल मशीन जैसे आपने सुना होगा, क्योंकि जमीन में या पत्थर में छेद करके कुछ पानी या मटेरियल या मिनरल या कुछ लिक्विड निकाला जाता है। मिनरल्स जो कि सरफेस के पास में रहते हैं और आसानी से उन्हें निकाला जा सकता है उसे हम लोग क्वेरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के तरीके, यहाँ पे हमने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के तरीके जान लिए हैं। पहला है हमारा माइनिंग, दूसरा है ड्रिलिंग, तीसरा है क्वेरिंग। और माइनिंग में हमने दो पढ़े, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में ऊपर हम लोग आराम से मिनरल्स को निकाल सकते हैं, शाफ्ट माइनिंग में हमें थोड़ा गहरा खड्डा करना पड़ेगा, फिर हम मिनरल्स को निकालते हैं। अब हम लोग मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मिनरल्स अलग अलग प्रकार की रॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं,
इनमें से कुछ इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो सकती है, और उसी के साथ साथ में सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकते हैं। आप पहले पढ़ चुके होंगे रॉक्स के 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। साधारणतः मेटेलिक मिनरल्स जो है वो इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक में ही मिलते हैं, जो कि बड़े बड़े प्लेट्यूज के हिस्से होते हैं। आयरन और जैसे कि नॉर्थ स्वीडन, कॉपर और निकल डिपॉजिट्स ओंटेरियो में, कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइट्स और प्लेटिनम साउथ अफ्रीका, ये एग्जांपल्स है मिनरल्स के जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमें मिलते हैं। लेकिन अगर सेडिमेंट्री रॉक की हम लोग बात करें तो प्लेन्स में या यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, उनमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन है वो हमें देखने को मिलते हैं। लाइमस्टोन डिपॉजिट में हमारे कॉकेसस रीजन जो फ्रांस का है, मैग्नीज डिपॉजिट्स जॉर्जिया का है, यूक्रेन और फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मिनरल फ्यूल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम है वो भी सेडिमेंट्री स्ट्राटा में हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स और ये जो सेडिमेंट्री एरिया है वहीं पे देखने को हमें मिलते हैं। चाइना और इंडिया की बात करें जो कि एशिया के 2 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वहां पे आयरन ओर के बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं। ये कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो दुनिया का टॉप टिन को प्रोड्यूस करता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया वर्ल्ड के सबसे लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं। चाइना जो है वो लीडर है लेड, एंटीमोनी और टंगस्टन के अंदर भी। एशिया के अंदर बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं, मैंगनीज के, बॉक्साइट के, निकल के, जिंक के और कॉपर के। तो यहाँ पे हमने जान लिया है कि हमारे एशिया के अंदर, जिसमें चाइना, इंडिया और कई मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं, वहां पे बहुत सारे हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का, और इसी के साथ साथ में वो कंट्रीज जिनमें आयरन ओर काफी मात्रा में है वो है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट्स जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज, निकल, ये हमारे ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में देखने को हमें मिलते हैं। अगर नॉर्थ अमेरिका की मैं बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका 3 अलग अलग जोन्स में बटा हुआ है, कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स और द एपेलेचियन रीजन, और उसी के साथ साथ में द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। तो आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर ये जो है माइन किए जाते हैं कैनेडियन शील्ड रीजन में, और कोल जो है वो मिलता है एपेलेचियन रीजन में, और वेस्टर्न कोर्डिलेराज जो है वहां पे बहुत अधिक डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं कॉपर के, लेड के, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के। इसका मतलब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जो है वहां पे भी बहुत सारे मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो ब्राजील जो है हमारा हाई ग्रेड आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसका मतलब यहाँ जो आयरन ओर मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। चिली और पेरू कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। ब्राजील और बोलिविया जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन के मामले में। साउथ अमेरिका जो गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और डायमंड, इनका बहुत बड़ा डिपॉजिट रखता है। और मिनरल ऑयल जो कि वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया भी हमें देखने को मिलता है। अफ्रीका में भी बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड्स, गोल्ड और प्लेटिनम, जो कि बहुत ही कॉस्टली मिनरल्स होते हैं। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे जो है वहां पे वर्ल्ड का मैक्सिमम या लार्ज पोर्शन गोल्ड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। और इसी के अलावा अन्य मिनरल्स जो कि अफ्रीका में मिलते हैं वो है कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट। और नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में ऑयल भी मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड, डायमंड और आयरन ओर का। और इसी के साथ साथ में टिन और निकल भी यहाँ पे काफी मात्रा में मिलते हैं।
और यहाँ पे अगर बात करें तो कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज ये भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। कलगुरली और कोलगार्डी एरिया जो यहाँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं, यहाँ पे गोल्ड के बहुत अधिक और बड़े डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं। अंटार्कटिका की जियोलॉजी या लोकेशन इस प्रकार की है कि यहाँ पे बहुत अधिक मिनरल डिपॉजिट्स हैं, लेकिन यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पे जो कोल है जो कि ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स और आयरन जो कि प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका में अनुमान लगाया जाता है। आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल जो है वो यहाँ पे कमर्शियल क्वांटिटीज में हमें देखने को मिलते हैं। मिनरल्स का यूज, मिनरल्स को हम लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। मिनरल्स जिनका इस्तेमाल जेम्स के लिए होता है वो काफी हार्ड होते हैं और ये ज्वेलरी में बहुत अधिक काम में लिए जाते हैं। कॉपर एक ऐसा मेटल है जिससे हम लोग कॉइन से लेके पाइप तक बना सकते हैं। सिलिकॉन जो है वो हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम आता है जो कि हमें क्वार्ट्ज से मिलता है। एल्यूमिनियम जो है अपने और बॉक्साइट से मिलता है जो कि ऑटोमोबाइल और एयरप्लेन्स में, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स में और किचन कुकवेयर है उसमें भी काम में आता है। इसका मतलब मिनरल्स जो है हमारे आसपास में बहुत अधिक चीजों में काम में लिए जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स जो है वो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये हमारे लिए लिमिटेड मात्रा में है। हमें इनको इस्तेमाल करते वक्त अपने दिमाग को ठंडा रख के काम में लेना होगा। हम इनको अनलिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इनको बनाने के लिए 1000 ईयर्स लग जाते हैं और इनकी जो बनने की जो स्पीड है वो कम है और ह्यूमन जो इसे कंज्यूम कर रहा है या काम में ले रहा है वो स्पीड ज्यादा है। इसलिए हमें वेस्टेज को रिड्यूस करना होगा माइनिंग के प्रोसेस के दौरान और मेटल्स को रिसाइकलिंग मतलब दोबारा काम में लेने के तरीके भी हमें ढूंढने होंगे ताकि हम हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए मिनरल्स को बचा के रख सकें, वरना हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है वो मिनरल्स के बिना किस तरह से सरवाइव करेगी। तो हमें ये सोचना होगा रीयूज, रेड्यूस, रिसाइकल, इन सब चीजों को मिनरल को बचाने के लिए हमें सोचना ही पड़ेगा। पावर रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सनी की मदर का दिन स्टार्ट होता है गीजर को ऑन करने के साथ में और उसके बाद में वो सनी के स्कूल यूनिफॉर्म को आयरन करती है, फिर वो किचन में जाती है, ऑरेंज जूस बनाती है ब्लेंडर से और फिर सनी से पूछती है क्या तुमने बात ले लिया है, तुम अपना ब्रेकफास्ट ले लो। जब तक सनी आता है तो उसका ब्रेकफास्ट जो है गैस स्टोव पे तैयार हो जाता है। जब सनी यहाँ से जाता है तो वो लाइट्स और फैंस को स्विच ऑफ करना भूल जाता है। मदर इन सबको स्विच ऑफ करती है और उसके बाद में ये बताया जाता है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सनी और सनी की मदर की जो लाइफ है वो इन गैजेट्स पे कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम लोग शहरों की बात करें तो शहरों में इन सब चीजों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, लेकिन हमें इन्हें बहुत सोच समझ के काम में लेना पड़ेगा। जब जब साइंस एडवांस यानी प्रोग्रेस करती है तो टेक्नोलॉजी हमारे लाइफस्टाइल को बहुत शानदार तरीके से बदल देती है, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा। पावर या एनर्जी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाती है। हमें बहुत अधिक पावर की जरूरत इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और डिफेंस में भी पड़ती है। पावर रिसोर्सेज जो भी है उनको अलग अलग हम कैटेगराइज कर सकते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में। पहले जानेंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में। कन्वेंशनल रिसोर्सेज एनर्जी के हैं वो ऐसे हैं जो कि काफी कॉमन है और बहुत लंबे समय से हम उन्हें काम में ले रहे हैं, जैसे कि फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स, ये दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। लकड़ी आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, हमारे फोर फादर्स ने भी देखी है और आने वाले समय में हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी देखेगी। इसी प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स को भी हमने देखा है। फायरवुड की अगर बात करें तो फायरवुड कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए हमारे काम में आती है। हमारी कंट्री के अंदर 50% एनर्जी जो है, जो कि विलेजर्स
की जो फायरवुड है उससे आती है। प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिमेनिंग्स है वो जब जमीन में दफनाया जाता है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में, बहुत अधिक हीट और प्रेशर के कारण ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब फॉसिल फ्यूल्स एक्चुअली क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेनिंग है जो बहुत सालों तक जमीन के अंदर रहता है, और जब उस पर एक्सेस हीट और प्रेशर आता है तो वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉसिल फ्यूल्स हमारे कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, ये हमारे मुख्य सोर्सेस है कन्वेंशनल एनर्जी के। ये रिजर्व्स जो है हमारे मिनरल्स के, ये लिमिटेड है, इनकी एक लिमिटेड मात्रा है। और जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस प्रकार से हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये कभी भी एग्जॉस्ट यानी खत्म हो सकते हैं। इसलिए इन्हें हमें बहुत सोच समझ के काम में लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक आपको टेबल दिखाई गई है, इसमें ऑयल और नेचुरल गैस का कंपैरिजन किया गया है। ऑयल का एडवांटेज क्या है? इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं टैंकर्स की सहायता से, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का ये आधार है। और नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या है? आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइंस में। ऑयल और कोल से काफी क्लीन है, ऑयल से काफी चीप या सस्ता है। इनके डिसएडवांटेज क्या है? ऑक्सीजन की कमी और ऑयल का स्पिलेज और गैस लीकेज ये होता रहता है, और पोल्यूटेंट्स वो इनको काम में लेने के दौरान निकलते हैं, जिससे एसिड रेन होती है जो हमारी फसल और वातावरण को नुकसान पहुंचाती है। और नए नए फ्यूल्स को हम लोग एक्सप्लोर कर ले, ये हमारे लिए आसान नहीं है। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग जान लें, जो कि फायरवुड और कोल है। फायरवुड आसानी से हमें मिल जाती है और बहुत सारे लोगों को ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। कलेक्शन में बहुत अधिक टाइम लगता है, पोल्यूशन बहुत होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये प्रमोट करती है, और डिफोरेस्टेशन इसके कारण से होता है। कोल की बात करें, बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है, एफिशिएंटली हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये भी पोल्यूशन करता है और ट्रांसपोर्ट करने में बहुत बल्कि मतलब भारी होता है। अब हाइडल पावर जो कि पानी से बनता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके एडवांटेज है, कोई पोल्यूशन नहीं है, इरिगेशन और फिशिंग को प्रमोट करता है, काफी सस्ता है। डिसएडवांटेज ये है, इसको लोकल कम्युनिटी के पास लेके नहीं जाया जा सकता, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। लो लाइंग एरियाज जो रीजन्स है उनमें एक्सेस पानी आने के बाद में भर जाता है। हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो लगाते हैं उनको सेटअप करना बहुत ही एक्सपेंसिव यानी कॉस्टली होता है। तो ये हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देख लिए हैं। अब पढ़ने वाले हैं कोल के बारे में। कोल जो है, जैसा कि आपको पता है, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर मिलता है। ये एक डोमेस्टिक फ्यूल है जो कि इंडस्ट्रीज जैसे कि आयरन और स्टील, स्टीम इंजन्स, उनमें काम में लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जो कि कोल से जनरेट होती है उसे थर्मल पावर कहा जाता है। और कोल जिसे हम बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से काम में ले रहे हैं, वो हमारे बहुत बहुत मिलियन ईयर्स पहले बड़े बड़े जो कीड़े मकोड़े, जानवर या और भी अन्य जो चीजें जमीन के अंदर दफन हो गई थी उनसे बना है। इसलिए कोल को हम लोग बरीड सनशाइन भी कहते हैं। कोल के जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे हैं चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। और कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज इंडिया में जो है वो है रानीगंज, झारिया, धनबाद और झारखंड का बोकारो। पेट्रोल के बारे में हम लोग बात करते हैं। पेट्रोल आपकी गाड़ियों को चलाता है, आपकी साइकिल की आवाज को रोकता है। तो ये जो लिक्विड काम में आता है इसे हम लोग पेट्रोल कहते हैं। ये रॉक्स की जो लेयर्स है उनके बीच में पाया जाता है, और ऑयल फील्ड्स होते हैं वहां पे इनको ड्रिलिंग के द्वारा कोस्टल एरियाज के आसपास से ऑयल को निकाला जाता है। फिर इसकी रिफाइनरी जो है वहां इसे भेजा जाता है, जहां पे क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा ऑयल जो है उससे हम लोग डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स और लुब्रिकेंट्स जो है बनाते हैं। पेट्रोलियम और इसके डेरिवेटिव्स जो है उन्हें ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये काफी कीमती होते हैं और हमारे लिए इनकी रियली बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। पेट्रोलियम के जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनमें ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर है।
और उसके अलावा अन्य जो प्रोड्यूसर्स हैं उसमें यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। और लीडिंग प्रोड्यूसर्स हमारे इंडिया में जो है वो आसाम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी रिवर के जो डेल्टाज है वहां पे भी काफी मात्रा में ये मिलता है। नेचुरल गैस की हम लोग बात करते हैं। नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स है उनके साथ में पाया जाता है, और जब हम क्रूड ऑयल जो है वो सरफेस तक लेके आते हैं तब नेचुरल गैस रिलीज होती है। इसको डोमेस्टिक यानी घर में और इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्रीज में भी फ्यूल के रूप में हम काम में ले सकते हैं। नेचुरल गैस जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है जिसके बहुत अधिक यूसेज है हमारे पावर सेक्टर्स में। इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। इंडस्ट्री के अंदर हीटिंग पर्पज बहुत सारे केमिकल, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वहां पे रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्ट फ्यूल और कुकिंग फ्यूल के रूप में भी इसे काम में लिया जाता है। पूरे विश्व की अगर बात करें, यूएसए, रशिया, ईरान, कतर, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये नेचुरल गैस के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया में अगर हम लोग नेचुरल गैस रिजर्व की बात करें तो मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा और असम में यहाँ पे ये मिलता है। फॉसिल फ्यूल्स का जो हमारा यूज है, कंजप्शन है, वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। इसी कारण से हमारे ऑयल रिजर्व्स जो है वो अलार्मिंग रेट और खतरे के निशान पे आ चुके हैं। हमारे जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं जो कि इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हें पोल्यूट करते हैं, जब ये इन फ्यूल्स को साथ में निकलते हैं तो ये भी हमारे लिए एक कंसर्न यानी चिंता का विषय है। नेचुरल गैस अबंडेंट यानी काफी मात्रा में है और सबसे क्लीनेस्ट हाइड्रोकार्बन है। और अगर इसकी एक खास बात की हम लोग बात करें तो जब हम लोग कोल जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए और हम लोग नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, तो नेचुरल गैस में जो पोल्यूशन है वो 1/10 होता है कोल के कंपैरिजन में। नेचुरल गैस जो है वो हमारी हेल्प कर सकती है हमारे रेन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है उनका अल्टरनेटिव बनके। नेचुरल गैस को हम लोग काम में लेके हमारे जो फ्यूचर जनरेशंस है वहां तक की ये जो मिनरल्स की जर्नी है इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं और बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हमारे फ्यूचर तक लेके जा सकते हैं। अब हाइडल पावर की बात करते हैं। रेन वाटर या रिवर वाटर जो है उसे डैम में स्टोर किया जाता है और काफी ऊंचाई से गिराया जाता है, और जब ये काफी ऊंचाई से गिराया जाता है तो वहां पे नीचे पाइप्स लगी हुई होती है और डैम्स होते हैं, वहां पे टरबाइन ब्लेड्स होती है, और जब ये घूमती है तो ये जो ब्लेड्स घूमती है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। इसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यहाँ पे जो छोड़ा गया पानी है उसे हम लोग इरिगेशन में यानी खेती बाड़ी में काम ले लेते हैं। दुनिया का जो 1/4 इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो हाइडल पावर से ही होता है। हाइडल पावर के जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना है। और कुछ इंपोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन जो इंडिया में है वो हमारा भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अब हम लोग जान लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का हम लोग एक्सेस यूज कर रहे हैं तो इसकी शॉर्टेज होनी ही होनी है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस स्पीड से हम लोग इनको काम में ले रहे हैं तो जल्द ही ये एग्जॉस्ट यानी समाप्त हो सकते हैं। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को भी ये बहुत अधिक प्रदूषित कर रहे हैं, इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो कि रेन्यूएबल है, जो कि हमारे पास अनलिमिटेड मात्रा में है, जो हमें पुनः बार बार मिलते रहेंगे, उन पे फोकस करना चाहिए। पहला है सोलर एनर्जी, सन की हीट और लाइट एनर्जी जिसे हम महसूस कर सकते हैं रोज। इसे अगर ट्रैप कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए तो हम इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। बहुत सारे सेल्स को ज्वाइन किया जाता है और सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं
और इससे हम लोग क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं और उससे हमारे को हीट और लाइट मिलती है। और ये टेक्नोलॉजी इसको बनाने के लिए जो होती है वो हमारे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है जहां पे सनशाइन या सन की लाइट सीधी या बहुत अधिक मात्रा में है, वहां पे बहुत अधिक काम में ली जा सकती है। सोलर एनर्जी को हम लोग सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स और उसी के साथ साथ में हमारी आम जनसंख्या को लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी हम काम में लेने के लिए कह सकते हैं। विंड एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। विंड मिल्स जैसा कि आप देखते हैं जो कि हमारे ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए और पानी को उठाने के लिए काम में ली जाती है। विंड मिल्स का उपयोग अनाज को ग्राइंड करने के लिए और पानी को उठाने के लिए बहुत पहले काम में लिया जाता था। आज के समय की बात करें तो आज के समय में हमारी जो विंड मिल्स है वो बहुत अधिक स्पीड से रोटेट होती है और उसे एक जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। बहुत बड़े बड़े विंड फार्म्स हैं जिनमें बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगी हुई है जो कि कोस्टल यानी समुद्र और पानी के आसपास के इलाके में होती है और माउंटेन्स में होती है जहां पे बहुत तेज और स्ट्रॉन्ग हवा चलती है। तो वहां पे विंड मिल्स के कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। विंड फार्म्स हमें नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में देखने को मिलते हैं। वहां पे काफी मात्रा में विंड एनर्जी प्रोडक्शन होता है। न्यूक्लियर पावर एनर्जी से ऑब्टेन किया जाता है जो कि एटम्स के न्यूक्लियाई के अंदर होती है, जैसे कि हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं यूरेनियम और थोरियम। इनसे ये फ्यूल्स जो हैं जब इनके अंदर न्यूक्लियर फिशन होता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या करते हैं, ये पावर को इमिट यानी प्रोड्यूस करते हैं। और न्यूक्लियर पावर को मैक्सिमम प्रोड्यूस करने वाले जो कंट्रीज हैं वो हमारे यूएसए और यूरोप है। इंडिया में हमारे राजस्थान और झारखंड में बहुत बड़े बड़े यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं। थोरियम जो है वो काफी मात्रा के अंदर केरला में मोनोजाइट सैंड्स में हमें देखने को मिलता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इंडिया में कलपकम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर कोटा के पास राजस्थान में और नरोरा उत्तर प्रदेश में और काइगा कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है। अब विंड एनर्जी के हम बारे में पढ़ेंगे, उसकी टेबल से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। विंड एनर्जी पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करती है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन आसानी से ये हमें मिल सकती है अगर एक बार विंड एनर्जी की विंड मिल को सेटअप कर दिया जाता है। सेफ है और क्लीन है। डिसएडवांटेज नॉइज पोल्यूशन इससे होता है। विंड मिल्स को लगाना थोड़ा कॉस्टली होता है और इसके कारण से रेडियो और टीवी के जो रिसेप्शन है, क्लियरिटी है वो कम होती है। बर्ड्स के लिए खतरनाक है, हार्मफुल है। सोलर एनर्जी की बात करें, एडवांटेज ये है अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होगी, कोई पोल्यूशन नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है एक्सपेंसिव है इसको निकालना, और जब इसे काम में लिया जाता है तो बहुत सारी सोलर एनर्जी वेस्ट हो जाती है। टाइडल एनर्जी की बात करें तो नॉन पोल्यूटिंग है, अनलिमिटेड मात्रा में है, कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन डिसएडवांटेज ये है हमारी वाइल्ड लाइफ को, हमारे जंगल का जो जीवन है उसको ये नष्ट कर रही है और इसको निकालना बड़ा ही मुश्किल है, प्राप्त करना थोड़ा टिपिकल है। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जाने। न्यूक्लियर एनर्जी जैसा कि आपने पढ़ा है काफी मात्रा में एनर्जी से मिलती है। डिसएडवांटेज ये है कि जब इसे हम लोग प्राप्त करते हैं तो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है जो कि बहुत नुकसानदायक है और ये निकालना बहुत एक्सपेंसिव भी है। बायोगैस की बात करें, काफी कम कीमत होती है, आसानी से इसको ऑपरेट किया जा सकता है और बायोवेस्ट को हम यूज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज यही है ग्रीन हाउस को ये इफेक्ट करता है। जियोथर्मल एनर्जी की बात करें, ये साफ है, इको फ्रेंडली है, हमेशा अवेलेबल है। डिसएडवांटेज ये है ये शहरों से दूर है, इसलिए वहां से शहर तक इलेक्ट्रिसिटी को लाना बड़ा मुश्किल है। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हीट एनर्जी जो कि अर्थ से ऑब्टेन की जाती है, हीट एनर्जी जो कि हमारी अर्थ से प्राप्त की जाती है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। हमारे अर्थ के अंदर टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं। कई बार ये जो हीट एनर्जी जो है वो अपने आप हॉट स्प्रिंग्स के रूप में निकलती है।
इस एनर्जी को हम पावर जनरेट के लिए भी काम ले सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो हॉट स्प्रिंग के रूप में काम में ली जाती है, कुकिंग में, हीटिंग में, बाथिंग में कई सालों तक। यूएसए जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जियोथर्मल पावर प्लांट्स का, और उसी के साथ साथ में न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे भी इसका बहुत अधिक यूज किया जाता है। इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स जो है वो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और कोगा वैली लद्दाख में हमें देखने को मिलते हैं। टाइडल एनर्जी की बात करें, टाइडल एनर्जी वो है जो टाइड से हमें प्राप्त होती है। टाइडल एनर्जी को हम लोग हार्नेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं डैम्स को बना के। हम क्या करेंगे, सी के पास में जो नैरो ओपनिंग्स होती है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, वहां पे हम लोग टाइडल एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? हाई टाइड के दौरान जो टाइड्स बनती है और उनके साथ में वहां पे जो टरबाइंस लगाई जाती है, मशीन्स और व्हील्स लगाए जाते हैं, वो जब घूमते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ जो है और इंडिया के अंदर भी बड़ी बड़ी टाइडल मिल फार्म्स में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बायोगैस की अगर हम लोग बात करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, एनिमल्स का कचरा और किचन वेस्ट, इसको हम लोग गैसियस फ्यूल जिसे कि बायोगैस कहते हैं उसमें आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा और धीरे धीरे ये बायोगैस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो बायोगैस निकलती है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होती है। बायोगैस है वो एक बहुत ही शानदार फ्यूल है जिसे कुकिंग में, लाइटिंग में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर साल जैसा कि आप जानते हैं बहुत अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर जो है प्रोड्यूस होता है, तो इसे प्राप्त करना बहुत आसान है। एनर्जी हर कहीं पे है, लेकिन हमें इसे देखना होगा, हमें इसे लेना होगा और हमें इसे समझना होगा। ये हमारे लिए आसान भी है और डिफिकल्ट भी है। हम में से हर एक व्यक्ति को ये समझना होगा कि हम एनर्जी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करें। अगर एनर्जी को बचा लिया गया तो इसका मतलब एनर्जी हमने जनरेट कर ली है, इसलिए अभी से हमें एक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस देखने के लिए और इसी के साथ साथ में इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।